हाय, कोई है? कोई देख रहा है मुझे? कोई सुन रहा है? उधर से कोई आवाज चाहिए? हाय, नमस्ते। हाय दोस्तों। मुझे पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं लग रहा कौन देख रहा है। ओह वाओ! हाय वाणी प्रकाशन। हाय। अब मुझे यकीन हो गया कि मैं बिल्कुल लाइव हूँ और आपके सामने हूँ। दोस्तों, मैं बहुत मंचों से हाय जयंती, बहुत मंचों से बोली हूँ, बहुत बोलती हूँ। सब कहते हैं बहुत बोलती हूँ, खूब बातें करती हूँ, पटर पटर पटर। बचपन से चंचल हूँ ना, और बातें भी बहुत सारी रहती है मेरे पास, बहुत बातें करती हूँ। लेकिन इस तरह से आमने सामने बैठ के कभी आपसे बातें नहीं की। मैं बहुत इस मामले में ठीक है, बेतकल्लुफ़ हूँ, लेकिन संकोची भी हूँ। मुझे लगता है क्या बात करूँ, क्या बोलूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलने वाले मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए। तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या बातें करूँगी, क्या कहूँगी, वो भी ऐसे माहौल में। कोई ऐसा माहौल होता, उत्सव का माहौल होता, तो मैं कुछ बातें करती। लेकिन जब आप सबको देखा, सुना, मैंने अपने दोस्तों को देखा, जयंती आई, मनोज आए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आए अलग अलग ग्रुपों में। उनको देखती हूँ, उनकी बातें सुन रही हूँ, तो फिर मेरा हौसला बढ़ा कि हाँ, मैं भी आपसे बात कर सकती हूँ। सुनीता जी हाय, ओ अतुल जी हाय। तो आप सबको नमस्कार। आप सब मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 4 बजे आना था। मैं टेक्निकली थोड़ी गड़बड़ हूँ, तो इसलिए समय लग गया। देर से आने के लिए क्षमा चाहूँगी। क्या करूँ, इस मामले में भारतीय हूँ तो इसलिए देर हो जाती हूँ। मैं देर करती नहीं, मुझे देर हो जाती है। अब मैं आ गई हूँ आपके सामने। दोस्तों, मैं ऐसे वक्त में आपके साथ बात करने के लिए बैठी हूँ जब चारों तरफ सन्नाटा है। हम सब एक आवाज़ों के कोरस के बीच में रहने के अभ्यस्त हैं। हमारे चारों तरफ से आवाज़ें आती हैं, और उनके बीच अगर हम अकेला होते हुए भी अपने आप को अकेला नहीं महसूस करते, हम तब अकेलापन चाहते हैं। लेकिन वो अकेलापन एक वरदान की तरह होता है जब आपकी तरफ एक सुरक्षा कवच की तरह ढेर सारी आवाज़ें होती हैं, और उनके बीच में आप अकेले होते हैं और अपना काम करते हैं और अपने एकांत को, अपने अकेलेपन को क्रिएटिव बनाते हैं। हमें ऐसा अकेलापन, ऐसा एकांत नहीं चाहिए जो हमसे हमारी रचनात्मकता ले, जो हमें अवसाद से भर दे, जो हमें इतना खामोश कर दे कि हम अपनी आवाज़ भी ऐसा एकांत दे दे जिसमें सामुदायिकता का बोध चला जाए। मनुष्य को ऐसा एकांत नहीं चाहिए जिसमें सामुदायिकता का बोध ना हो। लेकिन अब इस हाय नीरज, हाय नीरज, हाय प्रभात जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? सब अच्छे हैं घर में? रजनीश बाबा मेहता, हाय प्रिय फिल्मकार। अब किताब के बारे में यहाँ क्या बोलूँ? अभी तो पहले सब्जेक्ट पे थोड़ा बोलूँगी, उसके बाद फिर आपकी बात का। डॉक्टर सुनीता हाय, नमस्कार नमस्कार। आप लोग सब ठीक है ना? हाथ लगातार साफ कर रहे हैं, पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे, बाहर नहीं जा रहे, किसी के गले तो नहीं मिल रहे अभी? तपाक से गले भी ना मिलिएगा किसी से। मेरे प्रिय फिल्मकार रजनीश, डॉक्टर साकेत साहे जी, नमस्ते। पता है, मैं आज कुछ बातें, मेरा लैपटॉप अभी साथ नहीं दे रहा है। मैं आपको संजय कुंदन की एक कविता सुनाना चाहती थी कि वो चले जा रहे हैं। मैं विष्णु नागर की कविता सुनाना चाहती थी कि वो सब लौट रहे हैं। इस तरह की जो इन दिनों। हाय प्रज्ञा, ममता, बाय। हाय हाय बाय, बाद में हाय। ममता, तुम लोग तो लाइव के एक्सपर्ट हो। मैं देखो ना मेरी हालत कैसी हो रखी है। एक्साइटेड, नर्वसा नहीं रही हूँ, एक्साइटेड। खैर, मेरी प्रिय अदिति ने मुझे से हम जब बातें कर रहे थे कि मैं क्या बातें करूँगी यार, रचना पाठ करने का मन नहीं, कहानी सुनाने का मन नहीं। तो पहली बार मुखातिब हूँ। मुझे अपना वीडियो देखना भी अच्छा नहीं लगता, मुझे वीडियो पे अपने को बोलते हुए देखना अच्छा नहीं लगता। तो जब मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करूँगी? मैं
क्या कहूँगी। लेकिन अदिति ने बहुत प्यारा एक बढ़िया सब्जेक्ट दिया, मौजूद सब्जेक्ट दिया, इसलिए क्योंकि आप सबको पता है जो हालात चल रहे हैं कि मेरा घर बिल्कुल हाईवे के बगल में है, और शायद सबसे पहले ये मंजर हमने देखा कि अपने बालकनी में बैठ के कि चले जा रहे हैं लोग, एक जैसे पूरा का पूरा विभाजन के समय की जो तस्वीरें आप देखेंगे उसी तरह से उस समय तो लोग बैलगाड़ी में, गाड़ियों में, ट्रेन में लद के जा रहे थे। इस समय जो सब लोग जा रहे थे पैदल, भूखे प्यासे, कुछ खाने को नहीं, पानी नहीं, गर्भवती स्त्रियां सब चले जा रहे थे। तो वो फिर हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने, हम सब ने मिल के एक कैंपेन की शुरुआत की, और थोड़े डिस्टेंस के साथ हमने उनको बहुत सारी चीज़ें बंटवाई। ये सब प्रचार की बात नहीं होती है, मैं यहाँ नहीं जिक्र करना चाहती, लेकिन जितनी मदद हो सकी, फिर प्रशासन को बिल किया, फिर वहाँ से मदद आई, तो बहुत सारी मदद आई। संजय जी हाय। तो संजय के यहाँ, प्रभात जी, मैं संजय की कविता सुनाना चाहती थी, लेकिन मैं वीडियो बना के जरूर डालूंगी, वो कविता बहुत मार्मिक है। हाय रश्मि, तुम देख रही हो, तुम आ गई, अच्छा हुआ। अब तुम संभाल लेना, हाँ कुछ गड़बड़ हो तो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारे लोग इसको अलग अलग एंगल से देख रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो सब लौट रहे हैं और वहाँ ज़्यादा सेफ रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। आपको हाँ हाय, सॉरी, 2 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस हुआ था। हाँ, तो मैं दिख रही हूँ, सुनीता नहीं, मैं जो भी काम किया उसके बारे में प्रचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसी के लिए कुछ करते, मेरी आदत नहीं है कि मैंने ये किया, मैंने वहाँ पैसा दिया, मैंने वो किया, मैंने उनको रोटी खिलाई, मैंने ब्रेड खिलाया, ये सब बोलने की आदत नहीं है। क्योंकि देखो, हम तो सुविधाभोगी लोग हैं और अपने लिए पूरा महीना 2 महीना का इंतजाम करके बैठ जाते हैं। लेकिन सचमुच आँख भर आई थी उस दृश्य देखते हुए कि हमने विभाजन का दौर नहीं देखा, लेकिन हमने एक नए किस्म का विभाजन देखा। आपको पता है कि सारे विदेशिया सब अपने गांव लौट रहे थे। एक ज़माना था जब विदेशिया के लौटने के लिए रंपतिया गुहार करती थी कि कब आओगे गांव। लेकिन अब गांव में जो बच भी गई होगी रंपतिया, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका विदेशिया लौट कर आए। गांव अब एक रूमानी जगह और एक रूमानी ख्याल नहीं रह गया है। जब हम गांव से उजरे थे, जब स्थापित हुए थे, और जो अब लोग होते हैं, अब जो लौट के जा रहे हैं, जब मैं अपने गांव लौट कर जाती हूँ तो मुझे वो घर नहीं दिखता है प्रज्ञा, मुझे वो बगीचा नहीं मिलता। हम लोग बचपन में बड़े गर्व से कहते थे कि हम लिच्छवी कुल की संतान हैं, हमारे पास आम के बगीचे हैं, इतना खेत है, इतना हम गर्व करते थे अपने, हमारे पास इतनी बीघे ज़मीन है। आज जब मैं अपने गांव लौट कर जाती हूँ तो मैं अचरज से अपने उस घर को देखती हूँ जो मेरे लिए कभी महल की तरह था। अब मुझे वो ढहता हुआ दिखता है, जहाँ कोई भी नहीं है, 1-2 फैमिली बच गई है, सब के सब वहाँ से शहर जा चुके हैं। अब गांव के पास शहर जा रहा है, गांव ख़त्म हो रहे हैं। तो ये लोग जो विदेशिया लौट कर जो गए हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, इनको नहीं लौटना चाहिए था। लेकिन क्या उपाय था? इसकी तैयारी होनी चाहिए थी, जो आप सबको पता है। इस पर बहुत सारी बातें हुई हैं। हाय अनुशक्ति, हाय संजय जी। लेकिन अब साफ साफ शहर और गांव का विभाजन आपको दिख रहा होगा। जिस विदेशिया ने हमारे शहर को चमकाया, वो सब कैसे उदास खाली पांव लौट गए वहाँ से, जहाँ उनके लिए कोई रोजी रोटी नहीं है। थोड़ी सी ज़मीन का टुकड़ा होगा, थोड़े से कोठी में रखे हुए अन्न के दाने होंगे, वो भी कितने दिन। और शहरी लोग उन्होंने अपने को सुरक्षित कर लिया, अपने घरों में बैठ गए, अचानक बंद हो गए वो सब के सब अपनी तैयारियों के साथ। लेकिन उनके बारे में किसी ने नहीं सोचा, सरकार ने नहीं सोचा, प्रशासन ने नहीं सोचा। जो कुछ प्रशासन की नींद कब खुलती है? बहुत देर से, और तब तक बहुत कुछ बिगड़ चुका होता है, बहुत नुकसान हो चुका होता है, बहुत लोग सदमे में चले जा चुके होते हैं। तो उतना आंकड़े तो नहीं है। लेकिन मैं गांव, हमारा चूंकि आज का विषय है, उसके बाद में आप लोग के सवाल अगर आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगी। लेकिन गांव अब वो गांव नहीं रहा जिस उम्मीद से ये अपने गांव लौट रहे हैं, और हम जो जिस उम्मीद से ये सराह रहे हैं कि विदेशी अपने गांव लौट गया है, अब उस गांव में उसका कोई इंतज़ार नहीं करता है। अब
अब गांव वो गांव नहीं रहा क्योंकि किसान नहीं रहे। मैं आपको आंकड़े बता सकती हूँ, जो सरकारी आंकड़े हैं कि 46 लाख लोग खेती छोड़ चुके। किसान, नई पीढ़ी को खेती में मन नहीं लगता है, वो सब, उनको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, वो शहर आते हैं, वो कमाना चाहते हैं। मुझे मुझे अपने जैसे मैं गांव की कहानियाँ लिखती हूँ तो मेरी स्मृति में गांव बचा हुआ है, लेकिन अब मैं नहीं लिख पाऊंगी वैसी कहानी। जो मेरी स्मृति का गांव है वो बहुत रोमांचक और बहुत खूबसूरत है। अब मैं जिस गांव में जाती हूँ तो मेरा गांव खो गया है कहीं, मेरा वो गांव अब गांव नहीं बचा है। ये जो विदेशिया लौट के जाएंगे अपने गांव तो उनको वो गांव नहीं मिलेगा। उनकी ज़िंदगी 6 महीने साल भर बहुत पीछे चली गई है। क्या रोजगार देगा वो गाँव जिस गाँव ने उनको शहर भेजा? क्या मिलेगा उनको? हाँ, कुएँ का पानी सूख गया है। मेरे घर के आगे पीछे 2 कुएँ थे, उनको ढक दिया गया, वो कुएँ सूख गए हैं। तो नदियाँ सूख गई हैं। मेरे घर के ठीक पीछे नारायणी नदी बहती है। कहाँ है वो नदी? पतली सी एक रेखा बच गई है नदी की। तो नदियाँ छीन हो गई, पतली हो गई हैं, वृक्ष कट गए हैं, पूरे बागीचा उजड़ गए। मैं आम्र वन वाली हूँ, आम्र कानन वाली हूँ। लोगों के पास जंगल होते थे, हमारे पास आम के वृक्ष के जंगल थे, तो मैं उस जंगल में बड़ी हुई हूँ। उस पे डाल पात मैंने खेला है। तो क्या अब बच्चे खेलेंगे जो शहर में रह कर गए? विदेशिया के बच्चे नहीं खेलेंगे, विदेशिया के बच्चे नहीं एडजस्ट करेंगे वहाँ पे। इसीलिए गांव की तरफ लौटना बहुत खतरनाक है, क्योंकि जो पूरी वर्षों में जो भीड़ शहर की तरफ आई थी वो रातों रात कुछ दिनों में ही सब वापस चली गई। ये एक तरह की कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रशासनिक साजिश भी लगती है कि सबको पीछे वापस करो। बार बार आप देखते होंगे कि पुरबिया लोगों को भेजने की बात होती है, चाहे महाराष्ट्र में हो, दिल्ली में हो। सबको लगता है कि बिहार यूपी वाले आके भीड़ बढ़ाते हैं। आपको नहीं लगता कि आपके महल चमकाते हैं? आप जिन कोठों में, जिन घरों में रहते हो वो किनके दम पर खड़ा है? आप जो खाते हो वो अन्न कहाँ से आता है? शहरों में अन्न नहीं उपजता, वो सब जो छूट गए गांव में किसान जो खेती कर रहे हैं देश भर में, वो लोग भेजते हैं आपके लिए। तो हम बड़े निर्मम लोग हैं, सिर्फ शहर वाले अपने बारे में सोचते हैं। शहर और गांव का जो विभाजन है वो बहुत दिल तोड़ने वाला है। वो नज़ारा आपने देखा। रश्मि, हाँ, रश्मि ने पूछा है कि गीता दी, ऐसे हालात में जब हम विस्थापितों को दोबारा विस्थापित होते देख रहे हैं, यानी विस्थापन किया तो दो स्वप्न में बदल चुका है। हाँ रश्मि, देखो, हम साहित्यकारों की भूमिका बिल्कुल अलग तरह की होती है, क्योंकि हमारे हाथ में प्रशासन नहीं, हमारा टूल हमारा लिटरेचर है। हमें अब उस बदलाव को पकड़ना है कि जो विस्थापन, दोहरा विस्थापन है। तुम ठीक कह रही हो। ये हाय वेंकट, ये दोहरा विस्थापन है। मेरी रचना है, मैं बताती हूँ। इस तरह की विस्थापन पे कहानी है मेरी। विस्थापन पर मेरी 2 कहानियाँ। एक तो कहानी ये है कि कबले बीती अमावस की रतिया, और एक कहानी है मेरी ये नरेंद्रपुर जीरो माइल शीर्षक है, 0 माइल नरेंद्रपुर। बिहार के सिवान जिले में एक तक्षशिला फाउंडेशन है, वो उन लोगों ने एक परिवर्तन नामक की एक संस्था बनाई है। तो आज भी मतलब जो कथाकार हैं, जो साहित्यकार हैं, उन जिन्होंने गांव नहीं देखा, जो गांव के लिए, हम साहित्यकार गांव के लिए अगर सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो उनके बदलावों को पकड़े, उनकी जो ज़िंदगी बदली है, उनकी जो दुख तकलीफ है, उनके जो हम हाईलाइट कर सकते हैं, जो पत्रकार करते हैं, जो मीडिया करता है, जो साहित्यकार कर सकते हैं। रचना बाद में पढ़ूँ रश्मि, थोड़ी देर बाद में, अभी 5-10 मिनट तुम लोग से बात कर लूँ। तो वो कहानी, उस कहानी में उस तक्षशिला फाउंडेशन के परिवर्तन एक संस्था है। वहाँ पे क्या होता है कि देश भर से कथाकार जाते हैं, 5 दिन अपने पात्रों के बीच में रहते हैं। अब देखिए, ये एक तरह की निर्मम अप्रोच भी है कि उनकी तो अपनी ज़िंदगी है, लेकिन हम शहर में रहते हैं, हम लोग हमारे लिए किरदार की तरह हैं, क्योंकि हमारी सारी कहानियाँ
उन्हीं के पास है, उन्हीं की हथेली में, उन्हीं के आसपास, उन्हीं के आसपास लिपटी हुई कहानियाँ हैं। तो वो कहानियाँ ढूंढने के लिए तो 4-5 दिन मैं उनके बीच में रहती हूँ। हालांकि मेरा पूरा बचपन गांव में बीता है, पूरा गांव बचपन में। मैं कस्बे में रही हूँ, गांव में रही हूँ, मेरी सारी छुट्टियाँ गांव में बीती। आज मैं कश्मीर और स्विट्जरलैंड जा सकती हूँ, लेकिन मेरे बचपन का कश्मीर और स्विट्जरलैंड तो मेरा गांव ही था, और हर छुट्टी में हम गांव जाते थे। मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ी हूँ। मेरे गांव के स्कूल का नाम आप सुनेंगे मास्टर जी के नाम से, सरकारी स्कूल था, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। तो ढब मास्टर जी, तो हम लोग ने स्कूल का नाम ही रख दिया था ढब। तो कहते ढब स्कूल जाना है। और हम लोग कैसे पिटाई खाते थे गाँव में। अब कहाँ मास्टर जी मारेंगे किसी को, हम लोग को मास्टर जी बिठाते थे और बड़ा सा झाड़ लेते थे, तो पीठ पर दनादन झाड़ से मारते थे। हाय पूजा, हाय सुनीत, हाय प्रवीण जी, ठीक छी? अपन गाम के किस्सा सुनाल रहल छी। हाय सुधा, सबको, सब असीमा, आशी, सबको हेलो। मैं तो विस्थापित नागरिक, देखो एक स्त्री होने के नाते मैं तो शुरू से कहती हूँ कि स्त्रियाँ एक विस्थापित नागरिक हैं, इसलिए मैं ग्लोबल नागरिक मानती हूँ अपने आप को। संजय जी, नहीं, ब्रांडेड ज़िंदगी जीने के लिए ही वो गांव से शहर निकल कर आते हैं। आपको उनके बीच में आप जाइए। मैं तो फील्ड काम करती हूँ, फील्ड में जॉब करती हूँ, उन लोगों से बातचीत करती हूँ। सबको ब्रांडेड जीवन चाहिए, सबको शहर की सुविधाएं चाहिए। तो अब देखिए ना, गांव ख़त्म हो रहे हैं ना, गांव ही तो शहर गांव में पहुंच गया। मेरी दीदी गांव में रहती थी, अब मैं दीदी से मिलने जाती हूँ तो शहर में मिलने जाती हूँ। उनका घर अभी भी वही है, ज़मीन वही है, सड़क वही है, लेकिन उसका चेहरा बदल गया, वो उस शहर हो गया है। शहर खिसकते गांव को खा रहा है, शहर गांव को खा रहे हैं। तो क्या गांव में बचा है और कितना बचा है? गांव को बचा रहे हैं कुछ लोग। गांव 46 लाख हमारे देश में कितने बताते हो, 7 लाख गांव हैं हमारे देश में, 7 लाख गांव हैं। तो लेकिन कितने गांव बचे? दिल्ली भी एक गांव थी, दिल्ली बची क्या? दिल्ली का गांव कोई बचा? नहीं बचा। आप जाइए, आप शाहपुर जाट में थोड़ा अंदर घुसिए, हौज खास में थोड़ा अंदर घुसिए, आप जाइए मखनपुर में, कोई आसपास का आप गांव देख लीजिए, अंदर घुसिए, अंदर अभी भी वैसे ही भैंसें बैठी हुई मिलेंगी, वैसे ही रंभाती हुई गायें मिलेंगी, खटिया पे बैठे हुए चौधरी साहब मिलेंगे, सब ठाट से ज़मीनें बेच के खा रहे हैं, बैठ रहे। तो गाँव को तो हम ही लोगों ने, गाँव वालों ने नष्ट किया ना। आधे जो गाँव छोड़कर चले गए, विदेशिया हो गए, और आधे जो जिन्हें शहरी सुविधाएं चाहिए वो आ गए। तो जिन सुविधाओं के लिए गांव छोड़कर शहर आए थे, वो कहाँ उनको वहाँ पे मिलेगा? क्या बहुत कुछ है गांव में, जरा मैं जानना चाहती हूँ कि गांव में बचा क्या? गांव की ज़मीनें बेच रहे हैं किसान, उनमें बड़े बड़े शोरूम खुल रहे हैं, मॉल बन रहा है। गांव में मॉल को लेके कहानी है मेरी भूत खेला, जिसमें 2 भाई हैं, बंटवारा होता है, तो एक भाई विदेश में रहता है, तो आता है और अपने हिस्से का खेत बेचना चाहता है मॉल बनाने के लिए। लेकिन जो औरतें वहाँ रहती हैं, वो अपने ऊपर भूत ला के, अंधविश्वास का सहारा इसलिए उसने लिया कि उसको मालूम है कि जब अपने ऊपर देवी खिलाएगी, भूत बनेगी, तो थोड़े डरेंगे। गांव में अंधविश्वास अभी भी है, तो वो बन के ज़मीन बचा लेती है। मेरी वो कहानी ज़मीन बचाने को लेकर वो कहानी है, भूत खेला। सचमुच का कोई भूत नहीं है, लेकिन अंधविश्वास लोग इतने हैं कि अरे बाबा, इनके ऊपर तो दीदी की आत्मा आई है, और दीदी वो नहीं चाहती कि ज़मीन बिके। किसी भी तरह से गांव की उस औरत ने ज़मीन बचा ली। भूत खेला कहानी में ये बात है। तो मैं एक लेखक होने के नाते मेरा दायित्व तो इतना है कि मैं किसी तरह से ये मैसेज दे सकूं कि गांव की ज़मीनें बचा सको तो बचा लो। बड़े बड़े, आप मुजफ्फरपुर वैशाली ज़िले की हूँ मैं मुजफ्फरपुर की बात करूँ, आप जाके देखिए, शहर चलता है पैरों से, खिसकता है। शहर के पाँव हैं, गांव के पाँव नहीं है। गांव के पास तो जुबान भी नहीं है, शहर के पास कान है, आँख है, जुबान है, पैर है। शहर रेंगता है, चलते रेंगते वो गांव को खा रहा है, धीरे कुतर गया है पूरा। गांव जाकर ढूंढिए, कौन से गांव बचे हैं जो सुदूर हैं, जो हाईवे से कटे हुए हैं, जो रोड से कटे हुए हैं, जहां आने जाने के लिए अभी भी ईंटों की सड़कें हैं, खरंजा है। वो गांव अभी बचे हैं, लेकिन वहां पर भी नज़र है, वहां पर भी किसान दबाव में हैं। आपको बताऊं,
जो मुजफ्फरपुर में जो मोहल्ला है, अभी भी कोठियां हैं, उन पर ये दबाव है कि ये कोठियां हमें दे दो, हम यहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग खड़ा करेंगे। कुछ दिनों में आपका मोहल्ला गायब हो जाएगा, जैसे कहानियों से माँ का आंचल गायब हुआ, उसी तरह से अब आपके आने वाले समय में आपकी कहानियों से मोहल्ला गायब हो जाएगा, मोहल्ले नहीं बचेंगे। अब उनकी बात आप नहीं कर पाएंगे तो क्या गाँव में, उनके लिए गाँव में क्या बचा है? सिर्फ खेती, छोटे छोटे शॉप्स की जगह अब वहाँ पे मॉल बन रहे हैं, वो मॉल में जाएंगे, क्या करेंगे वो? अगर यहाँ कोई रोजगार नहीं है तो वहाँ भी उनके लिए कोई रोजगार नहीं है। आपने देखा कितनी भारी मात्रा में पलायन हुआ है। हाँ सुधा, हाँ सुधा, ठीक कह रही हो। शालिनी तुम भी ठीक कह रही हो, गांव लौट जाना चाहती हूँ। आप गांव लौटिए और बताइए कि आपका एजेंडा क्या है। एक अकेले शालिनी गांव लौट सकती हो, समाज सेवा कर सकती है, लेकिन शालिनी, क्या एक अकेले शालिनी के जागने से पूरे गांव का भला हो सकेगा? पूरे गांव को रोजगार दे सकोगी? पूरे गांव के लोगों को जो एक सुविधा की आदत पड़ गई शहर में, वो सब मुहैया करा पाओगी? सुधा, ये ठीक है कि हाय राजीव जी, कि गांव तभी बचेंगे जब हमारे भीतर का गांव जिंदा रहेगा। मैं सच बताऊं, मैं तो कोई रात ऐसा नहीं है जब मैं अपने गांव का स्वप्न नहीं देखती हूँ, अपने आम के बगीचे में नहीं घूमती हूँ, खेत नहीं याद करती हूँ, वो छत याद नहीं करती हूँ, वो नदी याद नहीं करती हूँ। कोई ऐसा वक्त नहीं होता है। लेकिन आत्मा में गांव ही है, क्योंकि मैं मूलतः गांव की हूँ और गांव का जीवन, आधा जीवन वहीं जिया, आधा यहाँ जिया। मुझे जो गांव नहीं दे सका वो मुझे वो शहर ने दिया। गांव में सिर्फ भूख एक बहुत बड़ी समस्या है। शहर हम इसलिए आते हैं कि भूख मिटाने के साथ साथ हम अपना एक हमें पहचान की छटपटाहट है, तो पहचान की छटपटाहट हमें यहाँ खींच कर लाती है। जो वो दूसरा वर्ग है उसको पहचान नहीं चाहिए, उसको रोजगार चाहिए कि वो अपने पूरे परिवार का पेट पाल सके और आपको सुख सुविधा में रख सके, आपके लिए महल दो महले तैयार कर सके, आपकी गाड़ियाँ साफ कर सके, आपके कपड़े धो सके, आपके जीने का सारा सामान कर सके, और बदले में वो अपने गाँव जो परिवार है उसका पेट भरे या अपने बच्चों को पाले। ये सब अब अभी आने वाले समय में वो जो वर्ग चला गया है यहाँ से छोड़ के, अभी देखिएगा कितनी हालत खराब होने वाली है। हाँ सुनीता, भारत में जनसंख्या बढ़ी, गीता जी जमीन इतनी है। हाँ, हम सब, संजय जी, हम सब, सुनीता जी, हम सब, अब मुझसे पूछे कि कहाँ रहना चाहोगी, तो मैं भी गांव में जहाँ चारों तरफ खेत हो, अब बीच में मेरा घर हो। लेकिन मुझे सिर्फ खेत और घर ही नहीं चाहिए, मुझे घर तक पहुँचने का पक्का मार्ग चाहिए, मुझे एक गाड़ी चाहिए कि मैं कहीं जा सकूँ, मुझे पड़ोस में बैंक चाहिए, ATM चाहिए, मुझे हॉस्पिटल चाहिए, मुझे मॉल चाहिए, बाजार चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। हम सबको बाजार चाहिए। हमें अब गाँव में रहने को हम तैयार हैं, लेकिन हमें सुविधाएं चाहिए। ऐसे बिना सुविधा के सुविधा विहीन जिंदगी नहीं बिता सकते आप। ये कहने की बात है। जब एक उम्र होती है और जब आप बीमार होते हैं तब आप गांव छोड़ देते हैं, आपको वहां रहना पड़ता है जहां से हॉस्पिटल नजदीक हो, शहर नजदीक हो, सड़क ठीक हो, जहां से आप भाग कर जा सके। गांव की रुमानियत ठीक है। मैं एक समय में कहती थी चलो गांव की ओर, चलो गांव की ओर। भाई गांधी जी भी कहते थे, गांधी जी का जो ग्राम स्वराज है वो आप गांधी के रास्ते से ही चलते हैं। हम गांधी के रास्ते से गाँव को खोजते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, भारत गांव का देश है। ये सब कुछ मैं मानती हूँ, गांधी जी ने ठीक कहा है। लेकिन वही गांव नष्ट हो गया और शहर को चमक रहा है। शहर चमक रहे हैं, गांव खत्म हो गया। अरे गांव के खत्म होने पे चिंता करिए, कहानियों में कम से कम हम उन गांवों को मैं अपनी स्मृति के उस गांव को बचा रही हूँ। मुंबई की तंग गलियां ही नहीं, शहर की गलियां धीरे धीरे तंग हो रही हैं। अब धीरे धीरे आपकी गांव की गलियां भी तंग होगी जब ये मल्टीप्लेक्स पहुंचेगा, जब ये मॉल पहुंचेंगे, जब गांव की जमीन बेच के गाड़ियों के शोरूम खुलेंगे। आपको यकीन नहीं हो तो मैं आपको उदाहरण देकर बता सकती हूँ कि जब पटना से मुजफ्फरपुर की तरफ जाइए, दोनों साइड देखिए, पहले गाँव होते थे, अब क्या है वहाँ पे जाइए, देखिए आपको पता चलेगा। तो ये ठीक कह रही हो प्रज्ञा कि गांव वालों की कदर न गांव में है न शहर में है। गीता जी, जो बहुत कुछ मिलने लगा है आजकल, भारत के गांव जो शहरों से लगे हैं वहाँ सारी बहुत कुछ मिलने लगा है। किसकी कीमत पे मिलने लगा है? हमारी ज़मीनों की कीमत पे मिलने लगा है। हमारी ज़मीनें बिक रही हैं, हमारी ज़मीन। अरुण जी,
हमारी हमारी ज़मीनें बिक रही हैं, हमारी ज़मीनों पे खड़े हो रहे हैं वो मॉल और वो दुकानें और सब कुछ। देखिए, ऐसा नहीं है कि गांव में प्लानिंग करके गांव को सुंदर नहीं बनाया जा सकता है। कुछ गांव आपके महाराष्ट्र में एक गांव है, एक मेघालय में एक गांव है जो सफाई में और सुविधाओं के लिए जाना जाता है, बहुत सुंदर गांव है। गांव को एक प्लानिंग के साथ गांव को सुंदर बना सकते हैं, जीने लायक रहने लायक बना सकते हैं। ठीक है। और अंत में हम सब एक कहते हैं ना, जड़ों की तरफ लौटना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा अपने बारे में बिना आपके पूछे बता देती हूँ कि मैं कुछ दिन तो रह सकती हूँ लेकिन हमेशा नहीं रह सकती, क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए, जो वो मुझे शहर से मिला, तो मैं शहर को इतना भी नहीं कोसती, क्योंकि गांव में मेरा जीवन क्या था, और औरतों का जीवन गांव में क्या होता है, नरक होता है, एक सामंती परिवेश होता है, उसमें आप बंधे होते हैं। शहर में एक स्त्री होने, मैं स्त्री होकर बात कर रही हूँ, साहित्यकार भी हूँ तो एक औरत भी हूँ, एक औरत साहित्यकार हूँ, तो इसलिए मेरे ऊपर दोनों का दबाव है। तो मेरे लिए तो शहर ही ज़्यादा। मुझे किसी ने पूछा कि आप बहुत गाँव पे कहानियाँ लिखती हैं, क्या आप गांव वापस लौट के जाना चाहेंगी या आप कुछ करना चाहेंगी गांव के लिए? मैंने कहा मैं कुछ करना जरूर चाहूँगी, मैं लाइब्रेरी खोलना चाहूँगी, मैं गांव में कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहूँगी, मैं ये सब करना चाहूँगी, जैसे परिवर्तन जैसी संस्था कर रही है। मैं रहना भी चाहूँगी जाके कुछ दिन, लेकिन मैं बसना नहीं चाहूँगी, इसलिए कि मुझे गांव जैसा माहौल चाहिए, गांव जैसा हवा चाहिए, गांव जैसी नदी चाहिए, लेकिन गांव नहीं चाहिए, क्योंकि गांव में रहने का दर्द मुझे पता है कि हमारे इलाके के, मैं अपने गांव की बात कर रही हूँ, हो सकता है कोई अमेरिका टाइप का कोई गांव होगा जहाँ स्त्रियों को बहुत आज़ादी होगी। हमारे यहाँ, हमारे इलाके में, हमारे गांव में बहुत स्त्रियाँ बहुत आज़ाद नहीं, बड़ा असमंती परिवेश अभी भी है वहाँ पे। और अभी आपको आज मैं बता रही हूँ कि आज मेरे वाल पे जाइएगा, आप मेरे वाल पे देखिएगा, मैंने एक वीडियो लगाया मेरे ज़िले में पहली बार। अब तक तो बेगूसराय बड़ैया इलाके में होता था, मेरे ज़िले में आज पहली बार पकड़ुआ विवाह हो रहा है। वो लड़का चीख चीख के रो रहा है कि मुझे छोड़ दो, बचा दो, बचा दो, मुझे नहीं करना। उसके बगल में एक लड़की बैठी है, बिल्कुल सर ऐसे करके गुड़िया की तरह, उसकी कोई हरकत नहीं है उसके, और सारी औरतें मिलके उसको जबरन सिंदूर डलवाने के लिए और विधि विधान के लिए तैयार कर रही हैं। कहाँ क्या हालत है औरत की, देख लीजिए। वो 4 औरतें भी कंडीशनिंग है उनकी कि वो उस लड़की को जबरन शादी करा रही हैं, और लड़की शादी के लिए तैयार बैठी है, लड़का रो रहा है। पूरा का पूरा समाज भिड़ के उसकी, हाय वरुण जी, हाय श्याम सुंदर जी, सब मिलके उसकी शादी करा रहे हैं। तो ये है आपका गांव। शहर में पकड़ुआ विवाह आपने नहीं देखा होगा। मैं गांव और शहर के को तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इस रूमानियत में भी नहीं फंसती हूँ कि गांव में सब कुछ अच्छा है, गांव बड़ा अच्छा है, गांव में रहना चाहिए। तो अगर यही ख्याल होता ना, तो हम सब अपनी प्रतिभा, अपना टैलेंट लेके शहर में नहीं आते। मौके तो गांव में क्या कर सकते हैं आप? गांव में आप अखबार नहीं निकाल सकते, गांव में आप क्या क्या कर सकते हैं ये बताइए। हर हुनर का एक आकाश होता है, तो उस आकाश ढूंढने जाना पड़ता है आपको। गिरमिटिया मजदूर पैसे के लिए जबरन भेजे गए, विदेशिया पैसा कमाने कोलकाता गया। मैं तो बहुत छोटी थी, अपने गांव जाती थी तो मेरे पास औरतें आती थी गांव में चिट्ठी लिखवाने, और मैं चिट्ठी लिखना कैसे सीखा, उनकी चिट्ठियां लिखती थी। कुशले कुशल हूँ, कुशल चाहती हूँ, दिल में लगन है, मिलन चाहती हूँ, और प्रणाम पहुँचे, और नीचे प्राण प्यारे ऊपर, और नीचे आपकी प्राण प्यारी चरणों की प्यासी। ये सब लाइनें लिखी हैं मैंने पोस्ट कार्ड में खुलेआम, और छोटी थी, 6th-7th में थी, और प्रेम पत्र लिखती थी अपने गांव की औरतों के। और सोचे मेरे पास आके बैठती थी, उनको लगता था ये बच्ची है जो कहूँगी लिख देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो उनके विरह के गान मैंने लिखे, और शायद करुणा मुझ में वहीं से आई कि जब मैं स्त्रियों की छलकती हुई आंखें देखती थी और उनको लिखती थी कि मेरे आंसू, मेरा लोर, हमारी भाषा में आंसू को लोर बोलते हैं, तो मेरा लोर गिर रहा है, कहिया तक आइएगा तो दुगो सारी हाई हाउ लेके आइएगा। वो विदेशिया जिन लोगों ने पढ़ा है, पूरा का पूरा हमारे इलाके का वो सच है। तो मैंने तो वो गांव देखा है, वो औरतों की वो हालत देखी है, वो छुट्टी हुई सारी औरतें देखी। अब तो कम से कम लोग अपनी फैमिली को ले जा रहे हैं। यहाँ जितने खोड़ा गाँव मेरे घर के आसपास है, सब अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, सबके बच्चे हैं, सबको ले आए। पहले वो सबको गाँव छोड़ते थे और खुद अकेले चले जाते थे कमाने कोलकाता। दिल्ली तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। हमारा बचपन कोलकाता
को लेके एक हमारे माइंड में था कि अच्छा जो कोलकाता गया हम ये सोचते थे कि वहीं का हो गया और वहाँ की स्त्रियों को काला जादू आता है, उनको भेड़ बकरा बना के रख लेंगे, इस तरह के मिथ फैलाए गए थे। तो हम वहाँ की लड़कियों को बड़े संदेह से देखते थे कि अरे यार हमारे यहाँ से जो आदमी जाता है वहीं का होके रह जाता है। अच्छा मैंने लौटते हुए भी नहीं देखा है। घूरन काका हमारे गए, हमारे गाँव में हमारा काम करते थे, हमारे आदमी थे जन मजदूर जिसको बोलते थे, तो घूरन काका गए लौट के ही नहीं आए। तो मुझे तब लगा, मैंने ये सब किससे सुने तो मुझे लगा हाँ सचमुच किसी ने भेड़ बकरा बना के रख लिया। तो इस तरह के मिथकों के बीच मेरा जीवन गुजरा। तो मैं बंगाली लड़कियों के बारे में, असमीज लड़कियों के बारे में सोचती थी कि सचमुच जादूगरनी होती हैं, लड़कों को भेड़ बकरी बना लेती हैं, काला जादू करती हैं, वहीं रोक लेती हैं, आने नहीं देती हैं। और फिर मेरी एक कहानी में एक ऐसा जिक्र भी है कि जाता है और कभी लौटता नहीं है, और फिर जब लौटता है तो वो मैंने फिर जब बड़ी हुई दिल्ली, तो बाद में दिल्ली का कोई क्रेज नहीं था हमारे इलाके में कोई दिल्ली का क्रेज नहीं था। दिल्ली दूर थी हमारे लिए कोलकाता से बहुत मायने रखता था। मतलब गांव खाली हो गया। एक समय ऐसा आया जब मेरे दादाजी बैठ के झक रहे थे कि मैं खेती कैसे कराऊं, फसल काटने वाला कोई नहीं है, धान की बुआई करने वाला कोई नहीं है, गेहूं काटने वाला कोई नहीं है, एक भी मजदूर नहीं मिलता था गांव में, सब के सब उठ के कोलकाता चले गए थे। बाद में उनका पलायन का रूट चेंज हुआ तो वो चंडीगढ़ जाने लगे, पंजाब में खूब मैक्सिमम भरे पड़े पूरबिया, फिर दिल्ली, फिर मुंबई, सब जगह फिर तरह तरह का काम करने लगे। तो वो अपने रोजगार के लिए वहाँ से पलायन किया उन्होंने। तो ये जो विस्थापन उनका है वो रोजी रोटी के लिए है। जिस रोजी रोटी के लिए गांव छोड़कर वो यहाँ आए, शहरों में आए, चाहे मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कहीं, वो कहाँ गया? अब क्या गांव दे देगा उनको वो सारा काम? वो गांव में टैक्सी चला पाएंगे? जो ऑटो वाले गए होंगे, ऑटो चलाएंगे गांव में, टैक्सी चलाएंगे, वहाँ पे दुकान कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, क्या होगा? ग्राहक कहाँ से लाएंगे? जो जो ज़्यादा पे कर सकता हो वो तो शहर में है, तो कस्बे में है। तो गांव में सब कुछ है, गांव में प्रकृति है, खेत है, नदी है, पतली सी छीन नदी, जाके देखिए। मैं तो 50 साल से पुरानी नदी का और अभी की नदी का फोटो दिखा दूँ आपको, मेरे पास है। हमारे यहाँ छठ होती थी नदियों में, अब उसके बाद गड्ढा खोद के होने लगा। अब क्या है, अब दरवाजे पे खड़े को होता। कहाँ गई नदी तो हम लील गए, पी गए। अगस्त ऋषि गंगा पी गए, और यहाँ पे हम लोगों ने हम नदी पी गए। गाँव को हमने ख़त्म किया है। विस्थापन ने गांव को आधा मारा और आधा हम जो वहाँ बच गए उन्होंने मारा है गांव को। तो गांव की तो हत्या हुई है, शहर जिंदा है, सांस ले रहा है, लेकिन हत्या करके यहीं पर लोग आए। वही लोग अब वापस लौट रहे जिन्होंने अपने गांव को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। वो किस उम्मीद में गांव गए? मैंने पूछा किस उम्मीद में जा रहे हैं, क्या कैसे चलाएंगे? कुछ दिन चलाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? लेकिन ये उनका भी कोई कसूर नहीं है, मैं उनको भी दोष नहीं दूंगी। ये सारा कुछ जाल आपको पता होना चाहिए। हाँ दीपाली जी, दीप्ति जी, गिरमिटिया की जानकारी आपको प्रवीण झा देंगे, उनके पास बहुत कुछ है। मेरे गांव में जो कुछ है वो मैं आपको बता सकती हूँ, कभी बात करेंगे इस पे। प्रवीण झा ने तो किताब लिखी है कूली लाइंस, और भी कई किताबें हैं इस पर, गिरमिटिया मजदूरों पे, लेकिन बचपन में मैंने अपना गांव खाली होते देखा है। अच्छा हाँ पवन जी, एक ट्रैक्टर ने गाँव के मजदूरों को रोजी रोटी मार दी। सच बता रहे हो, मैंने तो गांव में वो दौर देखा है कि जब हम गांव छुट्टियों में जाते थे तो हल के साथ जो वो मिट्टी को प्लेन करने के लिए जो लगा होता है, मैं तो अब भूल भी गई, देखो मेरी हालत, कि पहले हल चलता है, कुड़ाई होती है, उसके बाद बैलों के ऊपर वो उस पर जो हरवाहा होते हैं उनको मैं आज भी याद करती हूँ, उनको बहुत प्यार करती थी मैं बचपन में, दहाउर चचा। तो दहाउर थे, तो वो घोड़ों को बैलों को के गले में वो डाल के और मिट्टी प्लेन करते थे खेत की बुआई के लिए। तो हम लोग सब दौड़ते दौड़ते उस पर चढ़ जाते थे, तो हम सब चढ़ते थे और पूरा खेत घूमते थे। तब ट्रैक्टर नहीं था, हम पूरा खेत घूमते थे। लेकिन जैसे ही थोड़ी संपन्नता बढ़ी, हमारे घर से लोग, चाचा लोग, पिताजी लोग बाहर कमाने गए, तो सबसे पहला काम उन्होंने किया कि ट्रैक्टर भेजा। अब उसके बाद उस खेत में अब वो ट्रैक्टर प्लेन करने लगा मिट्टी को। तो हाथ से काम तो ऐसे ऐसे छीनता रहा ना, हम ही लोगों ने छीना ना, क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें सब कुछ जल्दी चाहिए, हमें सब कुछ मशीनी चाहिए, हमें फटाफट चाहिए। अब एक आदमी, एक किसान खेत को प्लेन करे, ट्रैक्टर दनादन कर देता है। तो मशीन ने तो धीरे धीरे जैसे छोटे उद्योगों को, गांव में जो छोटे उद्योग, उनको बड़े उद्योगों ने मार दिया।
जो लोग छोटे छोटे पर्स बनाते हैं, जो बुनाई करते हैं, सिलाई करते हैं, सब गांव के लोग हैं ना। उन सब का काम खत्म हो गया, उनको बाहर शहर के बड़े व्यापारियों ने हायर कर लिया, वहां से निकाल के उनकी चीज 10 रुपए की चीज को 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो उनको तो 10 ही रुपया मिला ना, बाकी 90 रुपया तो व्यापारी की जेब में गया। तो उनको तो कोई लाभ नहीं, तो गरीब के गरीब ही रहे, बड़े व्यापारी अमीर हो गए। तो आप देखिए कि गांव के लोगों का शोषण कहाँ कहाँ किस किस तरह से हुआ है। अच्छा, अनिल जी नमस्ते। हाँ, थैंक यू अनिल जी। सुधा, ठीक है, हम दोषी क्या कहें यार। कई बार मेरी समझ में, मैं अपने को बहुत ज्ञानी नहीं मानती हूँ। मैं तो हालात पे गौर करती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। गांव की आर्थिक हालत अगर इतनी बेहतर होती, किसानी खेती अगर घाटे का सौदा नहीं होता, युवा पीढ़ी अगर खेती करना चाहती, तो गांव बसा रहता। जो गांव शहर बसाता है वो गांव बसा रहता। गांधी जी भी कहते थे कि शहर ने गांवों का शोषण किया है। तो मैं भी कहती हूँ, 1937 में उनका एक लेख था इस बारे में। और इस 1937 से अभी भी कुछ बदला नहीं है। 2015 में एक सरकारी रिपोर्ट आई थी कि 86 लाख किसानों की संख्या, पिछले एक दशक में 86 लाख किसानों ने किसान हो गए हैं, और 46 लाख किसान छोड़ के, खेती छोड़ के मजदूर हो गए हैं। अब बताओ कि 46 लाख लोग खेती छोड़ के मजदूरी करने लगेंगे, तो गांव उजड़ेगा नहीं? तो गांव को कौन उजाड़ रहा है? गांव को हम उजाड़ रहे हैं ना। लेकिन हम क्यों उजाड़ रहे हैं? देखो, कारण के पीछे कारण के पीछे कारण है। बहुत बहुत इसका पूरा सोशल स्ट्रक्चर है इसके पीछे। इसमें कोई एक दोषी नहीं है। कोई एक गुनाह का एक दोषी नहीं होता है। एक गुनाह के पीछे अनेक दोषी होते हैं। तो इसलिए मैं किसी पे एक उंगली उठाऊं कि उसकी वजह से हुआ, उसने किया, उसने गलत किया, उसने गलत किया। हाँ, सबसे बड़ी अगर एक पे उंगली उठा सकती हूँ मैं, तो वो है हमारी पॉलिसी, जो बहुत खराब है। न गांव को लेके कोई ढंग की नीति बनी है, न गांधी जी के इतना बोलने के बाद भी, न ग्राम स्वराज का, न स्वदेशी, न ग्राम स्वराज, न ग्रामोद्योग, कुछ भी प्लानिंग ढंग से नहीं बनी। हमारी पॉलिसी फेल, बहुत खराब पॉलिसी है ही नहीं। मतलब हम सब ऐसे जिए चले जा रहे हैं यार, ऐसे बसे चले जा रहे हैं, रहे चले जा रहे हैं। हाँ अनुशक्ति, हाय अनुशक्ति, थैंक यू। तुम आई ठीक कह रही हो कि किसान तो कर्ज का मारा है। आप लोग अकाल में उत्सव पंकज सुबीर का उपन्यास देखिएगा, गोदान के बाद किसानों की बुरी हालत पे उपन्यास है उनका, अकाल में उत्सव। उसमें उन्होंने किसान, विदर्भ के किसान, मैं तो विदर्भ का दौरा किया है, मैं जब मीडिया में थी तो विदर्भ का दौरा किया, किसानों को, उनके जिन्होंने आत्महत्या की उनकी फैमिली से मिली। उसमें मुझे लिखना नहीं था, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो मैं तो किसानों पर, मेरा फेलोशिप है, तो मैंने किसानों पर शोध किया है, तो उनसे मिली हूँ, वहाँ गई हूँ उनके पास। मुझे पता है किस हालत में कर्ज से लदे हुए हैं, और आधे तो दहशत में मर जाते हैं, आधे चुकाते चुकाते घिस जाते हैं। उनकी हालत देखिए। कभी गांव, सचमुच का गांव, आप रूमानी गांव, फिल्मी गांव पे मत जाइए। फिल्मी गांव के ठाकुर, सामंत, जमींदार, ये सब बड़े शोषक लोग हैं। इन्होंने बहुत शोषण किया है। मैं तो उसी परिवार से हूँ, तो शोषण तो मेरी आंखों से देखा हुआ। वही दुख कहीं टभकता है, वही गिल्ट है मेरे भीतर कहीं ना कहीं, जो मुझे इन सब से जोड़ता है। और मैं बार बार उस कहानी को, अपनी कहानी में उनको पकड़ने की कोशिश करती हूँ। मैं एक बार अबू धाबी गई, कृष्ण बिहारी जी ने बुलाया था वहाँ कथा शिविर, वहाँ पे बच्चों के बीच कहानी का वर्कशॉप कराना था। तो बच्चों को हमने जानबूझकर गांव थीम दिया। वहाँ जो अबू धाबी में इंडियन स्कूल के, कई स्कूलों के 6 कंट्री से बच्चे आए थे, उनका मैं कथा पे और मीडिया पे वर्कशॉप करा रही थी। उन बच्चों ने गांव की कहानियाँ लिखी। उन गांव, मुझे पढ़ के बड़ी हैरानी हुई। उनका गांव उनकी कल्पना का गांव था, जो उन्होंने नहीं देखा, और उनका बाकी हिंदी फिल्मों का गांव था। तो आज भी हिंदी फिल्मों के गांव वही हमारी रूमानी उसको उत्तेजना बढ़ाते हैं, उत्तेजक बढ़ाते हैं। हाय सोनल। अब कुछ, हाँ एकदम सही है कि पर्यावरण को, अब बताओ कि हमारे ख़ानदान के पास या मेरे घर वालों के पास आम के बहुत बगीचे थे। अब तो 2-3 बच गए, सारे बगीचे कट गए। क्यों? तो कोई उसमें मकान बन गया, एक घर का बंटवारा हो। पहले क्या जॉइंट फैमिली थी, हम लोग 5 लोग थे, एक घर में रहते थे। अब पाँचों को 5 घर चाहिए, तो ज़मीन तो नई नहीं उगेगी ना। ग्रह तो एक ही है, इसी ग्रह में जो लिमिटेड एरिया है उसी में से हमें मिलेगा हिस्सा, कि कोई हमारे लिए कोई ज़मीन एक कट्ठा उग नहीं आएगा। तो हुआ ये कि
5 परिवार एक साथ रहता था, वो अलग हुए, परिवार विखंडित हुआ, समाज में विखंडन बढ़ा, परिवार में विखंडन बढ़ा, तो जमीनें खत्म हुई। 5 परिवार ने 5 जमीन कब्जा की। अब उनके बच्चे फिर बड़े हुए, ये मैं 3 पीढ़ियों की बात बता रही हूँ। उन्होंने अगर गांव में रहना है तो फिर उन्होंने अपने खेतों में, तो खेतों में मकान उग गए हैं, खेतों में फसल की जगह मकान उगाए हैं। मैं बता तो रही हूँ कि शहर का पाँव है, चलते चलते गांव पहुंच गया है, वो चलता है, शहर चलता है। हाँ, आज गाँव में इंडस्ट्री, पवन जी कह रहे हैं आज गाँव में इंडस्ट्री लगाने की तैयारी कर रही सरकारें। अच्छा, ऐसा है कि ठीक है, मैं गांव एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं शहर एक्सपर्ट हूँ। मैं गांव और शहर दोनों में बराबर बराबर रही हूँ, इसलिए मैं, और अभी भी जाती हूँ। मेरी दोनों बहनें गांव में रहती हैं, मेरे भैया रहते हैं, अभी भी खेती पे निर्भर हैं, और मेरी बीच वाली दीदी को तो बहुत बहुत बड़ी स्टेट है उनका खेत का। तो असली किसान, मैं तो दिल्ली में सबको कहती हूँ कि रियल गांव देखना है, खेत देखना है, जमींदार देखना है, तो चलिए वहाँ ले चलते हैं, कि उनके पास सब कुछ, अभी पुरानी चीज़ें बची हुई हैं, सब कुछ। हमारा तो सब कुछ खत्म हो रहा है धीरे धीरे, गांव में कोई बचा ही नहीं, सबके सब शहर चले गए, सब दूर दराज बस गए, कोई लौटना नहीं चाहता है, कोई लौटना नहीं चाहता है। तो सुधा, शहर गांव में, हाँ सुधा, यही तो मैं कह रही हूँ कि शहर चलते चलते गांव में पहुंच गया है, और उसकी हट तक नहीं गांव वालों ने सुनी। जब निगल गया, अजगर है शहर, एक अजगर है। मैं शहर का कैरेक्टर बता रही हूँ। शहर की अवधारणा, जो स्टेट की अवधारणा होती है ना, कंट्रोल, शहर एक अजगर है, उसने अपने जबड़े में गांव को ले लिया है, और गांव ऐसे छटपटा रहा है, कसमसा रहा है, उसको लील जाएगा पूरा। आने वाले समय में नाम गांव का होगा, चेहरा उसका शहर का होगा। यकीन नहीं हो तो आप जाके कुछ, जो गांव बच गए हैं वो सचमुच राहत देते हैं। लेकिन फिर एक सवाल है मेरा भी आप लोगों से, कि उनके सारे लोग गांव जाके क्या करेंगे? अगर सबके लिए सब कुछ होता तो यहाँ क्यों आते? उनके लिए कोई उपाय, उनके पुनर्वास का कोई इंतजाम? जो एक बार विस्थापित होता है वो हमेशा के लिए विस्थापित नागरिक हो जाता है, उसका पुनर्वास बहुत मुश्किल है, बहुत असंभव। थोड़े का आप कर सकते हैं, लाखों लाखों की तादाद में जो लोग यहाँ से गए हैं, उन सबको कैसे आप कहाँ करोगे उनका पुनर्वास? कैसे करोगे? कोई पॉलिसी है? नहीं है। दया है आप में? नहीं है। स्टेट के पास दया नहीं होती है, स्टेट के पास सिर्फ फैसले होते हैं, हुक्म होता है, वो फैसला सुनाता है, इंतजाम नहीं करता है। जी, गांव का शहरीकरण भी एक हल है? नहीं, गांव के आसपास सुविधाएं हो सकती है, गांव के भीतर घुस के सुविधाएं होंगी तो गांव खत्म होगा। और मैंने गांव के भीतर शहर को घुसते देखा है। किसी को, मैं अभी एक गांव में गई थी, दीदी के गांव में, तो एक लेडी जा रही थी, मैंने कहा कहाँ, मैंने कहा इस तरह से पैदल जा रही है, तो उन्होंने कहा कि पेटीएम से एटीएम से पैसा निकालने जा रही है। तो मैंने कहा एटीएम है गांव में? तो बोला अरे कितना एटीएम खुल गया है, हर कदम पर एटीएम है, हर कदम पे बैंक है, सब कुछ है। तो जब एटीएम खुलेगा, बैंक खुलेगा, तो फिर उसके स्टाफ रहेंगे। तो गांव में आपको पता है, इस बार मैं गई, मेरे लिए तो, मैं तो शहर में रहती हूँ, कि शहर में किराया लगता है ना घर। अब हम लोग के यहाँ गांव में घर किराए पे लगने लगे, क्योंकि बैंक के कर्मचारी कहाँ रहेंगे, एटीएम वाले, या जो हॉस्पिटल है, या जो वो गाड़ियों के शोरूम खुले हैं उसमें 400 लोग काम करते हैं, वो कहाँ रहेंगे? दफ्तर के आसपास सब घर खोजते हैं। तो अब गाँव में लोग घर बनवाने लगे मल्टी स्टोरी, और उसमें किराए के ख्याल से, अब किराएदार, तो अब गांव में गांव वाले कम, किराएदार ज्यादा रहने लगे। ये मैं इस बार देख कर आई हूँ। जी अनिल जी ठीक कह रहे हैं। हाँ सुधा, अब बताइए और मैं क्या करूं? बहुत देर हो गया मुझे, बहुत देर हो गई गांव और शहर पे बात करते हुए। बहुत तकलीफ दे बात थी, कोरोना के इस दौर में ऐसा भयावह दौर हमने न देखा न सोचा, कि जब अपनों को से हाथ मिलाने से वंचित, अपनों के पास बैठने से डरेंगे, और एक दूसरे को संदेश से देखेंगे कि पता नहीं कौन क्या लेकर घूम रहा है, और दूर दूर से नज़ारा किया करेंगे। तो बहुत ही अवसाद का भी है। अभी आप लोगों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं महफिल में बैठे हैं और हम बातें कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हमेशा तो नहीं हो सकता ना, कभी कभी होगा। तो क्या मैं क्या करूं? कोई कहानी का हिस्सा सुनाऊं, या गांव की कहानी का एक हिस्सा सुनाऊं? क्या करूं? आप क्या चाहते हैं, क्या कहते हैं आप मेरे दोस्तों? आप लोगों ने हिस्सा लिया इस बातचीत में, खूब बातें की, खूब कमेंट किया,
हाँ पवन, उत्पादन के साथ उत्पाद बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाए तो गांव के लोग सही में, वही तो मैं बता तो रही हूँ। सिवान के नरेंद्रपुर गांव में परिवर्तन संस्था ने अद्भुत काम किया है। उत्पाद बढ़ा रहे हैं, उत्पादन बढ़ा रहे हैं और उत्पाद को बेच रहे हैं और ग्रामीणों को उनका मूल्य मिल रहा है। तो ऐसा हर गांव में होना चाहिए। ये निजी स्तर पर है, सरकारी स्तर पर नहीं है। सरकारी स्तर पर तो कोई उम्मीद मत करो। सिवान का तो पूरा गाँव खाली है। विस्थापन का सबसे बड़ा नमूना तो सिवान है, बिहार का सिवान, कि जहाँ सारे के सारे खाड़ी देश चले गए और सिर्फ स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े बच गए। मैं तो उस गांव में रहकर आई हूँ, तो यूथ है ही नहीं। जैसे ही लड़के 10वीं पास करते हैं, वो कुछ टेक्निकल उनको सिखा के ट्रेनिंग दी जाती है। कोई प्लम्बर का काम, कोई बिजली का काम, हुनर, जो घर के उसमें कोई ड्राइवरी सीखता है, और सबको वहाँ से एजेंट बाहर भेज देता है। जो दलाल है ना, उनको तुरंत बाहर भेज देता है। वो सब बाहर चले जाते हैं कमाने। इसी पे तो मेरी कहानी है कि मैं खड़ी हूँ नरेंद्रपुर चौराहे पे, एक टेम्पो वाला तेजी से बढ़ता है, पर्चे फेंकता है और 4 दिन में विदेश जाएं, दुबई जाएं, अबू धाबी जाएं, खाड़ी देशों के लिए। और उसमें लाउड स्पीकर में खूब जोर जोर से गाना बजता है, सावली सूरतिया त्योहार गोरी मन में बसलबा हमार। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। तो फिर युवा लोग अट्रैक्ट होते हैं और विदेश का उनको, जैसे शहर का क्रेज होता है, आकर्षण होता है, उसी तरह से। हाँ सौरभ जी, अच्छा हाँ, 0 माइल के अंश सुनाती हूँ। ठीक 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 ठीक, हाँ ये ठीक है, स्वयं सहायता, लेकिन हो तो रहा है। हाय रोहिणी जी, आप देर आई हो, मैं 1 मिनट में किताब उतार लूँ। तो मैंने जो भूत वाली भी कहानी लिखी है, भूत खेला भी जो मैंने लिखा है ना, भूत खेला में भी गांव की कहानी है, सारी गांव की कहानी है मेरे। बल्कि मैं आपको रुक जाइए, भूत खेला भी ये ना, भूत खेला में भी गांव की कहानियां हैं खूब सारी। इसमें गांव की कहानी आपको मिलेगी। मतलब मैं बचपन में जब, रोहिणी जी हाय नमस्ते, 0 माइल का भी सुनाऊंगी। शशि भूषण जी हाय। शशि भूषण जी, आपसे मैंने वो कविता मांगी थी विष्णु रांगर जी की, मैं सुनाना चाहती थी। वंदना जी नमस्ते। शशि भूषण जी मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और कुट के ज़माने के मित्र हैं बहुत, और हमारी इनकी खूब लड़ाई होती रहती है, लेकिन हमारी दोस्ती पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हाय वंदना जी। हाँ भूत खेला से, हाँ प्रज्ञा, भूत खेला से सुनाती हूँ, क्योंकि मेरे सारे भूत गांव के हैं और चूंकि बचपन वहाँ बीता है तो इतने भूत, लेकिन मेरे भूतों में बहनापा है, क्योंकि मैं कहानी लिख रही हूँ तो एक डिस्कोर्स भी कर रही हूँ। और ये, इसको रियल भूत मत समझिएगा कि इसमें मैं जी रोहिणी जी भूत खेला से ही पढ़ रही हूँ मैं। इसलिए ये मैंने, अगर ये पढ़ेंगे ना, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने इस पर लिखा है, उनको ये बात मालूम है कि इसमें मैंने भूत को एस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की है। ये भूत वो है जो हमारा भय है, जो हमारा पीछा करता है, जो हमारा कॉन्शियस है, जो हमारी चेतना है, जो हमें बचाती भी है और जो हमें नष्ट भी करती है। चेतना जरूरी नहीं कि हमेशा आपको सही रास्ता दिखाए। कई बार हम चेतना का गलत स्वर सुन लेते हैं। चेतना की 2 एनर्जी होती है, हम गलत सुन लेते हैं। तो ये भूत वो उस चेतना का की वो नेगेटिव एनर्जी है जो हमें हमेशा डराती है और हमें वंचित रखती है। वहाँ मत जाना, वो दरवाज़ा मत खोलना, तार के पेड़ पे भूत है, उस बगीचे में मत जाना, ये मत जाना। तो ये जो वंचनाएं हैं जो हमें, जिनसे शुरू से बचाया गया, कि अब समझ में आता है कि पेड़ों के पास हमें जाने से क्यों रोकते थे। हमारे बुजुर्ग भूत के बहाने हमें रोकते थे क्योंकि हम वृक्षों को नष्ट करते थे, तो वो वृक्ष बचाना चाहते थे शायद इसलिए। नदियों को बचाना चाहते थे, इसलिए कहते थे कि नदी में कुआं है। हमारी नदी थी तो उसमें हमें कहता था कि ज़्यादा अंदर न जाना, कुआं है। नदी में कुआं का बिंब मेरे यहाँ, तो हम नदी में ज़्यादा नहीं उतरते थे कि कुआं है। है संजय जी, हाँ जाइए जाइए, थैंक यू संजय जी, आप इतनी देर रुके, आपने बात की। सुविधा जी नमस्ते। हाँ भूत खेला का अंश पढ़ने जा रही हूँ, जो कहानी मेरे गांव की और जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने भूमिका भी लिखी है। हाँ अज्ञात भय, जी 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 ओम सप्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो अज्ञात भय है जिसे हम भूत का नाम दे देते हैं। ये वही भूत है। मेरा कोई भूत में विश्वास नहीं, क्योंकि मैं आज तक किसी भूत से नहीं मिली हूँ। और मैं बल्कि चाहती हूँ कि मैंने सोचा इसको लिखते समय मैं अंधेरा हल्का कर देती थी कि शायद कोई संकेत मिले मुझे कि पुकारो, नाम लेके पुकारो, कि मुझे कोई पुकारे, गीता तुम कहाँ हो, ऐसा मैं, लेकिन कोई आवाज़ कहीं से नहीं आई। तो भूतों ने मुझे पुकारा ही नहीं। तो इसका मतलब ये
भय का भूत, अज्ञात भय है। हाँ ज्योति जी हाय। एक कहानी है कुएं का रहस्य। ये मेरे बचपन में हमारे घर के पास एक कुआं था। जो अभी मैं इस बार गई थी तो कुआं देखने गई थी। उस कुएं में को ढक वक दिया गया था। कहा जाता था कि मत जाना उस कुएं में, झांकना मत, उस कुएं से आवाज़ आती है। तो उस डर तो अच्छा, मैं तो शुरू से जोखिम लेने वाली कि मैं तो झांकूंगी। तो मैंने झांका तो काला पानी, अपना ही चेहरा दिखे, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखा। लेकिन जो लोग थे वो उसकी कहानी सुनाते थे। वो जो कहानी बचपन में सुनी थी मैंने, उस कहानी को मैंने यहाँ लिखा है, लेकिन एक विजन के साथ लिखा है कि रात का कुएं का रहस्य। रात का तीसरा पहर, 3 बजे थे। उतरती हुई रात थी, कसमसाता हुआ अंधेरा था। कुछ डरावनी आवाजें थीं और वह थी। आवाजों के साए से निकलकर वह भाग रही थी। आसपास हर तरफ आवाजें, वह उन आवाजों से घिरी थी। उसके पैरों में जैसे किसी ने चाबी भर दी हो और वह भाग रही थी। वह तो भाग ही रही थी, उसके साथ उसकी छाया भी भाग रही थी। नहीं नहीं, वह नहीं रहेगी, जाएगी। नहीं नहीं, वो नहीं रहेगी इस गांव में, चली जाएगी। उसका जाना ही सही है, यहाँ रहेगी तो न जाने क्या हो। 3 बजे निस्तब्धता के माहौल में जब भूत चुड़ैल गांव के रास्ते पर भटकते हैं, तब वो अकेली चली जा रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, नहीं, कोई नहीं था। इतनी रात के वो जा रही थी। गांव से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी और रेलवे स्टेशन से उसकी दूरी कम होती जा रही थी। इस गांव से वो हमेशा हमेशा के लिए जा रही थी, मगर मायके नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसे फिर से यही वापस भेज दिया जाएगा। कौन से उसके अम्मा बाप के पास पैसा था जो उसे फिर से अपने घर में रख लेंगे। और अम्मा बापू तो एक बार मान भी जाएं, पंचायत का क्या होगा? पंचायत क्या करेगी? पुलिस में भी नहीं जा सकते। अब जो करना है करना ही है। इस गांव की तरफ पीछे मुड़कर भी देखना नहीं है। नहीं नहीं, वह उस कुएं में नहीं जा सकती। अगर यहाँ रुकी तो जिंदा नहीं रह पाएगी वो। नहीं नहीं, वह तेज दौड़ती रही। तभी पीछे से कोई आवाज आई, भाग जा, भाग जा, दूर, बहुत दूर, यहाँ सिर्फ मैं रहूंगी, सिर्फ मैं। नहीं नहीं, भागना ही है। ऐसे ही भागकर वह उस दिन अपने कमरे में आई थी। जब उसे आंगन में किसी ने टोका था, आंगन से गुजरकर जैसे ही वह पानी लेने रसोई में पहुंची तो उसे लगा किसी ने टोका, छोटी दुल्हन कहाँ जा रही हो? हमसे नहीं मिलोगी? रात के 2 बजे थे। उसके गले में उगे कांटे जैसे और भी नुकीले हो गए थे। उसे लगा जैसे उसके पैर मन भर भारी हो गए। उसे लगा जैसे उसकी छाया को किसी ने पकड़ लिया है। उसका मन तो भागना चाह रहा है, मगर उसके शरीर को किसी ने पकड़ लिया है। आंगन के इस पार से उस पार तक जैसे आवाजों की एक चादर बिछ गई थी और हर आवाज बस यही पूछ रही थी, काहे दुल्हन? उसके शरीर को उन आवाजों ने जकड़ लिया था, सम्मोहित सा कर दिया था। दूसरे आंगन में लगे पीपल के पेड़ की पत्तियां तरह तरह की आवाजें कर रही थी। हवा का एक झोंका आता, उसके साथ ही उन पत्तियों की आवाजों की चादर को और बिखरा देता। वो वहीं खड़ी थी और आगे कदम बढ़ा ही नहीं पा रही थी। दुल्हन, क्या हुआ? अम्बा को जैसे किसी ने झकझोरा। तुम रात को इतने बजे यहाँ क्या कर रही हो? अम्बा दूर से किसी आवाज को अपने पास आते देख रही थी। उसे लगा उसके कानों की दीवारों से कोई आकर टकरा रही है कोई आवाज, मगर उस आवाज को अंदर नहीं आने देना चाहती है। उसके कानों से टकरा कर आवाज बार बार वापस जा रही थी, जैसे किसी ने उसके कानों पर ही कब्जा कर लिया हो और वह दूसरी आवाज को आने न दे रही हो। न जाने कब तक उसके कानों में ही 2 तरफा लड़ाई होती रही। नीचे की तहों में वह आवाज कब्जा किए हुए थी, छोटी दुल्हन, हमसे नहीं मिलोगी क्या? हम भी इसी घर में रहते हैं, हम आए हैं तुमसे मिलने। और दूसरी तरफ, दुल्हन क्या हुआ? इतनी रात पर यहाँ क्या कर रही हो? भीतर वाली आवाज इस कदर अम्बा के कानों पर कब्जा किए थी कि उसके माथे पे पसीना आने लगा। वो नवंबर की रात थी, ठंडी, हल्के हल्के कंबल ओढ़ने की रात। ऐसी रात में वह ठिठकी थी। आंगन के इस पार उस पार से कोई बुला रहा था। उसे लगा जैसे दोनों दरवाजों के पास लगे हैंड पंप से कोई पानी पी रहा है। वह मंत्रमुग्ध सी उस तरफ चल पड़ी। अम्बा, अम्बा, उसके कानों पर फिर से दूर से आती हुई आवाजों ने कब्जा जमाने की कोशिश की, मगर वह तो बढ़ी जा रही थी। उसके कानों में पड़ने वाली दुल्हन आवाज उसे अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही उसने दूसरे आंगन में कदम रखा, वैसे ही उसे किसी ने खींचा। अम्बा!
और उसकी आंखें खुल गईं, बड़ी बड़ी कजरारी आंखों में जिससे भय का एक तूफान उमड़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसका दिल अपनी तरफ खींच रहा हो। वह कहाँ है, उसे बस इतना याद था कि उसे प्यास लगी थी और वह रसोई में पानी पीने आई थी। फिर उसके साथ क्या हुआ, उसके शरीर से ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी भी उसके भीतर था। मेरे साथ क्या हुआ है बिन्नो, उसने बिन्नो से पूछा। नई दुल्हन अम्बा के साथ परछाई की तरह सटी रहती थी बिन्नो। अम्बा की लाल साड़ी पर जैसे कोई सिंदूर बिखेर गया हो। अम्बा चौंक कर पीछे हटी। ये सिंदूर किसका है बिन्नो? बिन्नो ने कोई जवाब नहीं दिया। अम्बा दुल्हन, बहुत रात हो गई है, अब आप सो जाओ। जो भी हो जाए इस आंगन के पार न जाना। बिन्नो ने उसके हाथों में पानी का जग रखा और कमरे तक छोड़ गई। अम्बा ने डरते डरते अपने कमरे में कदम रखा। कमरा क्या था, उसके मायके जैसी 2 झोपड़ी इस कमरे में समा जाए। शायद इसी कमरे की विशालता देखकर उसके अम्मा बापू इतना खुश हो गए थे कि उन्होंने झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। न कुछ पूछा न ही कुछ बताया, बस ये लोग 2 जोड़ी कपड़ों में ब्याह लाए थे। अब ये शुरुआती अंश है। अब मैं हाँ शशि जी का है दुल्हन अच्छा है, जब पहुँच ले तो कम रुकिए एडजस्ट करती हूँ। ये ना मोबाइल है। हाँ हाँ हाँ। अब मैं थोड़ा सा यहाँ से सुनाती हूँ जहाँ से आपको भूत का एक दूसरी स्त्री भूत है, एक कुएं के पास जब जाती है तब सुनाती हूँ। क्या अभी बिन्नो ये सबको सुनाती है कि जब कि मुझे आवाज़ आती है, कोई आवाज़ आती है, सबको सुनाती है। सब कहते हैं दुल्हन मायके से बीमारी लेकर आई है। तो कोई कह रहा था कि गरीब घर की लड़कियों में यही तो कमी है, पैसा देखकर आंखें चुदिया जाती हैं, फिर बिलबिलाने लगती हैं ऊंट की तरह। सब दुल्हन को अजीब निगाह से देखने लगे। भूत प्रेत का साया समझकर ओझा बुलाने की बात होने लगी। बिन्नो की चुप्पी कई बार अम्बा को रहस्यमय लगती, कई बार बिन्नो की आंखें रहस्य से चमकती और शांत हो जाती। अम्बा ने कई बार उसकी आंखों में कुछ देखा था, मगर क्या था वह जान नहीं पाई। वह नवंबर के अंतिम दिनों की शाम थी। हालांकि मौसम उमस का नहीं था, मगर अम्बा के दिल में उमस होने लगी। उसके कानों में फिर से आवाज आने लगी। कुएं की गीली मिट्टी उसके आंचल पर छाती गई और अचानक से उसकी आंखों में कुछ समाया। एक अदृश्य ताकत उसे अपने साथ खींचती हुई पिछवाड़े की तरफ ले गई। उसने पिछवाड़े का दरवाजा कई बार हेलो हेलो, आप लोग हैं? आवाज आई। छोटी दुल्हन वो कुएं के पास जाके बैठ जाती है। आधा खुला और आधा ढका हुआ कुआं, जिसमें अभी भी एक पुरानी बाल्टी रस्सी लटक रही थी। आवाज आई, छोटी दुल्हन आ ही गई हो तो बैठो। वह बिना किसी सवाल के कुएं की जगह पर बैठ गई। कुएं से आवाज आने लगी, कभी ठहाका लगाने की, कभी चीखने की, तो कभी आओ दुल्हन, अपना नया घर नहीं देखोगी क्या? अंदर आ जाओ, नीचे आ जाओ। अम्बा की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। पीछे उल्लू अजीब सी आवाजें करते हुए उसके सिर पर मंडरा रहे थे। हर तरफ से सियारों के रोने की आवाजें आ रही थी। कुएं से आती हुई आवाजें बंद ही नहीं हो रही थी। अम्बा ने डरते हुए कुएं में झांका। अंदर से आवाजें आकर उसे डरा रही थी। वह घर सिर्फ मेरा घर है, वह कमरा मेरा है, वह बिस्तर मेरा है, वह मेरा पति है। अम्बा को लगा कोई हुंकारता हुआ यह सब बातें कह रहा है। नीचे झांका तो पानी में अपना ही साया देखकर अम्बा चौंक गई। ओह, ये यहाँ कैसे? कौन है जो उसे मारेगा? का छोटी दुल्हन, काहे शर्मा रही हो? देखो, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, आओ ना, नीचे आओ। सिसकारी मारती हुई सी आवाज आई। उसे किसी ने पुकारा था। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगी, मैं नहीं आऊंगी, अम्बा के मुंह से निकला। काहे नहीं, हम का दुश्मन है तुम्हारे? बिन्नो से पूछना, हम तो कितने प्यारे हैं। अम्बा कुछ भी सोच न पाई थी कि कुएं से फिर सिसकारती हुई सी आवाज आई। नीचे आओ दुल्हन, नीचे। ऐसी आवाज जो हड्डियों तक को कपा दे। अम्बा का मन उलझता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर वशीकरण कर दिया था। वो सम्मोहित सी कुएं से नीचे झांक रही थी। हवा में ठंडक उस समय तक काफी हो चली थी। ऐसे में पानी की तलब। अम्बा उस आवाज की तलाश में थी। वह आवाज उसे अपने वश में कर रही थी। दुल्हन आओ, दुल्हन आओ। फिर उसी औरत की चीख, दुल्हन बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती, दुल्हन बचाओ, दुल्हन। अचानक फिर आवाज बदल गई। आओ आओ की जगह
आवाज आने लगी उस औरत की, दुल्हन तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ दुल्हन, यहाँ से भाग जाओ। दुल्हन हमने कितनी बार कोशिश की तुमसे मिलने की, बात करने की, दुल्हन ये हवेली नहीं कब्रगाह है, ये तुम्हारी नहीं है, भागो, नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, मेरे यहाँ रहते कोई दूसरी औरत नहीं आ सकती। अब की आवाज में क्रोध और उत्तेजना थी। अंबा के माथे पर पसीना। पीछे डाल पर बैठे उल्लू फिर से बोलने लगे। चमगादड़ों के फड़फड़ाने की आवाज गूंजी। फिर पीछे अंधेरा कब का सिर पर आ चुका था। अचानक माहौल में बेले के फूल और इत्र की खुशबू तैरने लगी। अंबा के दिमाग में फिर जैसे नशा तारी होने लगा। दुल्हन भाग जाओ, भाग जाओ। कुएं से यही आवाज बार बार आ रही थी। अंबा का आंचल एकदम से कुएं की गीली मिट्टी से भर गया। अंबा अपने आंचल को झाड़ने ही लगी थी कि उसे लगा जैसे उसके पीछे कोई है। सम्मोहन की अवस्था में वह कुएं की जगत पर चढ़ गई और जैसे ही उसने कुएं में कूदने के लिए एक पैर आगे बढ़ाया कि पीछे से किसी ने उसे जोर से खींचा। कुएं से आती हुई आवाजें शांत हो गई। अंबा अब भी सम्मोहन में थी। बिन्नू ने उसका कंधा झिझोड़ा। होश में आइए दुल्हन। बिन्नू उसके पीछे खोजती हुई आ खड़ी हुई थी। कांपती हुई अंबा बिन्नू की बाह में झूल गई, उसे कमरे में ले गई इससे पहले कि लोग जान पाते। बिन्नू, आज तुझे बताना ही होगा। ये आवाज़ें मुझे पागल कर रही हैं, ये आवाज़ें मुझे मार डालेंगी, मगर ये आवाज़ मुझे इस हवेली से क्यों भगा रही है। अंबा ने गिड़गिड़ाते हुए कसम देकर बिन्नू से पूछा। फिर बिन्नू उस आवाज़ का किस्सा सुनाती है कि और गीत भी गाती है। बरका घरे में न ब्याहो बाबुल, एक बीघा खेत में ब्याह दीजो, मगर दुल्हा ऐसे खोजो खोजो, ऐसो खोजो ऐ बाबुल, रखे गरे से लगाए के। पहली स्त्री चूंकि को मार देता है कुएं में धकेल के, क्योंकि वो निसंतान होती है, बांझ कह के उसको वो बच्चा नहीं होता है, तो दूसरी शादी गरीब घर की लड़की को शादी करके वो ले आते हैं। इसमें वो जो भूत, जो हमारे अनकॉन्शियस, जो हमारी चेतना का भूत है, जो कुएं में उन गाँव वालों के हिसाब से वो इस स्त्री को बचाती है। और जो अंत में जरूर सुनाना चाहूँगी कि अंबा भाग के ट्रेन में बैठ जाती है। और जब यहाँ से अब सुनाती हूँ अंतिम हिस्सा कि अंबा बैठी हुई थी कुएं के भीतर से आती, ट्रेन में बैठी हुई थी, कुएं के भीतर से आती आवाज़ें उसे अभी तक परेशान कर रही थी। बिन्नू ने बिना कुछ बोले उसे एक पर्ची थमाई और इशारा किया। बिन्नू भी एक स्त्री है जो इसको भगाने में मदद करती है यहाँ, और भूत भी स्त्री है और भागने वाली भी स्त्री है। बिन्नू ने बिना कुछ बोले उसे एक पर्ची थमाई और इशारा किया कि चुड़ैल को चकमा देकर भाग जाए। वो अभी शांत हुई है। वह बेतहाशा भाग निकली, भागती रही, भागती रही, भागती रही, मगर वह अकेली कहाँ थी। पूरे रास्ते उसके साथ एक छाया भी भागती हुई आई थी। गांव में रुकने वाली ट्रेन लेट थी। अंबा के पहुंचने के कुछ ही देर बाद वह ट्रेन पहुंच गई। जैसे ही अंबा ट्रेन में बैठी वैसे ही उसके आंचल से कुएं की मिट्टी झरने लगी और उसे किसी स्त्री का जोर से ठहाका सुनाई दिया। जो छाया पीछे पीछे आई थी वो ठहाके लगा रही थी। अचानक छाया ने पलटी मारी और हवा में विलीन। हल्के अंधेरे में सब घट रहा था। शाम की ट्रेन थी, सरकने लगी थी। भयानक आवाज हवा में गूंजी, मैं कुएं में जा रही हूं, तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। छप्पाक तेज आवाज आई। उफ, यह ट्रेन कहाँ रुकी हुई है? बाहर क्या है? कुआं है, आंगन है, वो कहाँ आ गई है? वो तो भागकर ट्रेन में बैठी थी ना। सुबह हवेली के लोगों ने जो देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। कुएं के बाहर अंबा की चप्पल, कपड़े पड़े थे। अंदर कुएं में उसकी फूली हुई छाया तैर रही थी। अब हर रात वह आंगन गुलजार होता है, बेले के फूलों की खुशबू से महमा करता है। दो स्त्रियां, दो आत्माएं, आदमियों के श्रृंगार, दो आत्माएं अब भी उस कुएं में भाग जाओ स्त्रियों, भाग जाओ स्त्रियों की आवाजें लगाती हैं। ये कहानी थी। ये जो हमारे डिस्कोर्स का एक बिंदु है बहनापा, तो मैंने इसमें वो दिखाने की कोशिश की है कि
जो प्रेतनी होती है, जो स्त्रियां प्रेत होती हैं, उनमें भी इतना बहनापा बचा होता है कि वो दूसरी स्त्री को साजिश का शिकार होने से बचा लेती है। शायद वो स्त्री की चेतना में वो भय, वो किस्से, वो सब कुछ जिससे वो बचकर भागती है, वो बच जाती है, या जो भी घटना होती है उसके साथ, तो वो होती है। तो ये कहानी मेरे लिए मेरे बचपन से मेरे जहन में चलती थी, और वो कुआं आज भी है लेकिन उसको ढक दिया गया है। कहानी सुनाने के बाद मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें ये है गांव जहाँ स्त्रियों को डाइन, चुड़ैल, भूत, प्रेत बना के मार देते हैं। ये है आपका गांव जहाँ अंधविश्वास है, ओझा आता है। मैंने अपनी आंखों से ओझा देखा स्त्रियों पे भूत उतारते हुए। अतृप्त स्त्रियां की शिकार होती थी और उनको ओझा आता था भूत उतारने, और उनके साथ गलत व्यवहार भी करता था, और स्त्रियां ठीक हो जाती थी तो लोग कहते थे भूत उतर गया है। तो ये है आपका गांव। आपके गांव ने आपको रूमानियत दी है, बहुत सारी, बहुत प्रकृति दी है, तो आपके गांव ने बहुत सारे भय भी दिए हैं, बहुत सारे अंधविश्वास को पोस कर रखा है गांव में। आज भी बहुत पोस के रखा है गांव में, बहुत अंधविश्वास है, बहुत सारे जितने भी धर्म कर्म है, यज्ञ, अष्टजाम गांव में अभी भी है। मैं गांव होकर आई तो रात दिन 8 दिन से अष्टजाम ही चल रहा है, हरे राम राम राम, झाल बैठा के कितने खाली लोग बैठ के झाल 8 दिन तक बजा रहे। भाई धार्मिक लोग माफ करिएगा, मैं उसके आपकी आस्था पे चोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप देखिए कितना अजीब सा नहीं। आप लोगों को 8 दिन के लिए अष्टजाम में बिठा दीजिए कि जो काम कर सकता है, जो 2 हाथ काम कर सकते हैं वो झाल बजा रहे हैं। हमारे निठल्लों को कहते हैं क्या करोगे, जाओ झाल बजाओ, तो वो झाल बजाने में लगा देते हैं। तो ये है गाँव। तो गाँव और शहर दोनों का अपना एक चरित्र है, अलग अलग चरित्र है दोनों का। इसलिए गांव शहर को चमकाता है, शहर गांव के विस्थापितों को उन रोजगार देता है, उनको पहचान देता है, उनको जो चाहिए वो देता है, और फिर से विस्थापित हो गए। ठीक है, हाँ शालिनी, हर हफ्ते सुनोगी कहानियाँ तो मैं सुनाऊंगी, लेकिन मेरा ताप बढ़ जाता है, मैं तपने लगती हूँ, कोई कहानी सुनाते समय रोने लगती हूँ, तो वो तो इसलिए पता नहीं मुश्किल होगा सुनाना, लेकिन खैर ठीक है। ठीक है पवन भाई, बहुत अच्छा है। अच्छा, थैंक यू। अब विदा लेने का समय आ गया है। थैंक यू प्रज्ञा, पवन, सुधा, सब दोस्तों, रश्मि, अनुशक्ति, मेरे जितने भी दोस्त, प्रवीण जी, जितने भी दोस्त आए उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबने, कुछ लोगों का मैसेज मैं नहीं देख पाई होंगी, मैं देखती हूँ उन सब का जवाब दे सकूँ। आप सबको नाम लेके, शशि जी थैंक यू, रजत सन्याल जी थैंक यू, ज्योति जी धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी रोज इसी तरह, मैं और आप बातें करेंगे आमने सामने। बाय।